देश की जनता में बदलाव की उम्मीद जगाने के लिए एक और राजनीतिक पार्टी अब मैदान में आ गई है, आम आदमी पार्टी यानी एएपी आप। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक पार्टी से कितना बदलाव कर सकेंगे। देश में पिछले 6 दशक में लोकतंत्र का इतिहास कहता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने देश की जनता की उम्मीद तोड़ी ही है। जिस आप का इंतजार आपको था वो आपके सामने है। ये मजाक नहीं, मुद्दा है, वो भी बेहद गंभीर। आप यानी आम आदमी पार्टी, एएपी। आम आदमी पार्टी के जनक हैं अरविंद केजरीवाल, वही जिन्होंने पिछले दिनों भ्रष्ट सरकार से त्रस्त जनता को इस देश में आशा की लहलहाती फसल का सपना दिखाया है। अब उस सपने को सच करने की तैयारी है, आ गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का आज गठन किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस देश की राजनीति को चुनौती दी जाएगी, इन पार्टियों को चुनौती दी जाएगी। अब आम आदमी चुनाव लड़ेगा, आम आदमी वोट डालेगा, आम आदमी कैंपेनिंग करेगा और आम आदमी जाकर संसद और विधानसभा में बैठेगा। आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम होगी, खास कोई नहीं होगा, न अध्यक्ष होगा, न सचिव, न महासचिव, न प्रवक्ता। सभी सदस्य होंगे, भाई भतीजावाद नहीं होगा, जातिवादिता नहीं होगी, खानदानी विरासत की सियासत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी आ गई तो आम आदमी की सरकार मुस्कुराने लगी। मनीष तिवारी ने कहा, देश में पहले से 1500 पार्टियां हैं, एक और आ गई, बढ़िया है। शायद 1453 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, तो अगर एक और शामिल हो जाएगा, इससे जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो और मजबूत होगी। बीजेपी ने भी कहा, बधाई हो। नकवी जी बोले, हमारी बिरादरी में आने का स्वागत है। देखिए, हमारी तो उनको शुभकामना है, वो आम आदमी की पार्टी का नाम रखें, खास आदमी पार्टी का नाम रखें। अब वो चुनाव के मैदान में और राजनीति के मैदान में आए हैं, तो उन्हें जो है वो जो अभी तक जितनी बातें कहते थे उस बातों को करने का उनके लिए वक्त आया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। सामान्य ज्ञान के लिहाज से मनीष तिवारी ने एक अच्छी जानकारी दे दी कि देश में पहले से 1500 पार्टियां हैं। तकरीबन 3 दशक के लोकतंत्र में 4 गुना लोग बढ़े, 33 करोड़ से 125 करोड़। राजनीतिक पार्टियां कई सौ गुना बढ़ गई, भूख बढ़ी, भय बढ़ा, चिंता बढ़ी, देश रास्ता भटक गया। अब अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि पूरे देश को बदलना है। आम आदमी की सरकार आम आदमी का ही शोषण करती है। अलग चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी का चेहरा पढ़ना बेहद मुश्किल है, इसलिए आम आदमी अपनी ही पार्टी बनाए। पार्टी तो बन गई, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। पिछली सभी पार्टियों का इतिहास और वर्तमान हम देख रहे हैं। आंदोलन से लेकर राजनीति के सफर तक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी को ही मुद्दा बनाया। अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा और ये संकेत भी दे दिए कि भले ही निशाने पर तमाम राजनीतिक दल हो, लेकिन आर पार की लड़ाई तो कांग्रेस से ही होगी। अब ये पार्टी भविष्य में सिर्फ वोट काटने का जरिया बनेगी या फिर कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी, ये फैसला तो जनता को ही लेना है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल आम आदमी के लिए अलग सी पार्टी बनाने के दावे के साथ सियासी मैदान में कूदे हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी के सदस्यों के चुनाव का जो फॉर्मूला गढ़ा गया है उसमें पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी बनाने की कसक दिख रही है। केजरीवाल की इस नई पार्टी में महिलाओं और युवाओं को अपनी ओर लुभाने की भी भरपूर कोशिश नजर आई है। न अध्यक्ष, न सचिव, न महासचिव और न ही प्रवक्ता, सिर्फ सदस्य ही सदस्य। यह है आम आदमी की पार्टी यानी आप। दावा यह कि इस पार्टी में मैं की कोई जगह नहीं, यहां खास बनने की कोई गुंजाइश नहीं। यहां सभी आम होंगे, आम लोगों के बीच के होंगे और आम लोगों के लिए होंगे। सबसे बड़े लोकतंत्र में पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी उतारने का दावा किया है अरविंद केजरीवाल ने। कोशिश है जमीन से जुड़ने और जमीन की पार्टी दिखने की। पार्टी का गठन जिला स्तर से होगा। जिला परिषद में करीब 1200 सदस्य होंगे। यह परिषद वोटिंग के जरिए 25 लोगों को चुनेगी, जिससे जिला कार्यकारिणी समिति बनेगी। ये 25 लोग जिला स्तर पर एक संयोजक का चुनाव करेंगे। जिला कार्यकारिणी समिति राज्य स्तरीय परिषद बनाएगी। राज्य स्तरीय परिषद फिर 25 लोगों का चुनाव करेगी, जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। ये 25 लोग राज्य स्तर पर संयोजक का चुनाव करेंगे। इसी तरह राज्य कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय परिषद बनाएगी।
फिर राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के लिए 25 से 30 लोगों का चुनाव करेगी। यही समिति राष्ट्रीय संयोजक का चुनाव करेगी। आम आदमी पार्टी में नौजवानों और महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर है। हर जिला परिषद में 5 छात्र और 5 महिलाओं को चुनना जरूरी होगा, यानी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर ही 20% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनकी पार्टी में न तो भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह होगी और न ही जातिवाद के लिए। खानदानी विरासत की सियासत से भी दूर रहेगी आम आदमी पार्टी। परिवार और खानदान की सियासत से बचने के लिए पार्टी ने तय किया है कि किसी भी एक परिवार के 2 सदस्य एक ही परिषद में नहीं होंगे। आज हमारे देश में परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स, एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट मिल जाता है, एक ही परिवार के कई लोग पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के ही खत्म कर दिया। आम आदमी की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले अन्ना को अपने शिष्य की पार्टी पर अभी से भरोसा हो चला है। रास्ता अलग हो गया, लेकिन पहले से मैं कह रहा हमारी मंजिल एक ही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और अरविंद केजरीवाल अगर अच्छे चारित्रशील लोगों को इलेक्शन में खड़ा करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे, सही लोग अच्छे मिल गए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी के इरादे और एजेंडे से भी ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि भविष्य में उनका मकसद भी वोट हासिल करना है और इन सब बातों का ख्याल एजेंडे में रखा गया है कि किस तरह वोटों को अपनी तरफ खींचा जा सके। केजरीवाल बात कर रहे हैं आदर्श तरीके से एक आदर्श पार्टी बनाने की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा सियासी माहौल में वो आदर्श तरीके से लंबी सियासत कर पाएंगे। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी नाम रखा अरविंद केजरीवाल ने, वो आम आदमी जिसको कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है और कांग्रेस आम आदमी की दुहाई देकर ही सत्ता में बार बार आने की कोशिश करती रही है। तो क्या कांग्रेस पर सीधे वार नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? कांग्रेस ही अरविंद की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं होने वाली? इस पर भी वक्त की नजर हमेशा रहेगी। आगे बढ़ते बात करते हैं अब भारतीय जनता पार्टी की। सरकार को हर मुद्दे पर घेरने में जुटी बीजेपी के लिए अब अपने ही नेता चुनौती बनते जा रहे हैं। पार्टी के भीतर विरोधी बयान देने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। खतरा इस बात का है कि सरकार को मुद्दों पर घेरने की बजाय कहीं बीजेपी अपने भीतर मचे घमासान में ही उलझकर न रह जाए। सच के मामले और सिद्धांत के मामले में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल जेठमलानी जी हों कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हों कि यशवंत सिन्हा जी हों, बिल्कुल उनके साथ हूं और साथ रहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा शराफत का काम किया है। मैं प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिक हूं, मैं कांग्रेस गवर्नमेंट का क्रिटिक हूं। बीजेपी में बागी बोल जारी हैं। गडकरी के अध्यक्ष बने रहने से लेकर बीजेपी के उठाए मुद्दे पर पार्टी के भीतर से विरोध मुखर हो चले हैं। रणजीत सिन्हा के सीबीआई निदेशक बनाए जाने पर बीजेपी ने शुक्रवार को ही हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही दिन वरिष्ठ नेता और वकील राम जेठमलानी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को जायज ठहराकर बीजेपी के विरोध की हवा निकाल दी। पार्टी लाइन पर अपनी मुखालफत गडकरी को चिट्ठी लिखकर जता दी और उस चिट्ठी को सार्वजनिक भी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा शराफत का काम किया है। मैं प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिक हूं, मैं कांग्रेस गवर्नमेंट का क्रिटिक हूं। मैं रोज उसकी क्रिटिसिज्म करता हूं, उनके खिलाफ लिखता हूं, मगर एक अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर ने, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। शाम होते होते बिहारी बाबू भी बागी सुरों में शुमार हो गए। जेठमलानी की पीठ पर हाथ रखा और इशारों में ये जता दिया कि उनके विरोध को तो आडवाणी का भी साथ है। लगे हाथ गडकरी को सच और चरित्र की कसौटी पर भी तोल दिया। आप पार्टी के अध्यक्ष हों या कोई भी जो किसी पद पे हो, बड़े पद पे हो, उनके लिए जरूर आपकी कामना होती है, जरूर आपकी ख्वाहिश होती है कि वो सच की कसौटी पे खरा उतरें, चरित्र की कसौटी पे खरा उतरें। और चरित्र की कसौटी और सच की कसौटी पे खरा उतरने की घड़ी में अगर मेरे किसी मदद की जरूरत हो या मेरे किसी समर्थन की जरूरत हो, जैसे यशवंत सिन्हा जी को या राम जेठमलानी जी को या लाल कृष्ण आडवाणी जी को या सुषमा स्वराज जी को हो, तो मैं हर घड़ी में तैयार हूं। हाल ही में यशवंत सिन्हा के गडकरी विरोध पर पोस्टर से हमला हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा ने उसे भी मुद्दा बनाते हुए पार्टी के भीतर की फूट को जाहिर कर दिया। जो पोस्टर वॉर किया गया है, वो जो पोस्टर्स और बैनर्स निकाले गए हैं, वो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और अगर अपने लोगों ने कुछ लोगों ने किया है तो उनकी भी जांच पड़ताल होके उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।
राम जेठमलानी और यशवंत सिन्हा के बाद आखिरकार बिहारी बाबू ने भी गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने गडकरी को महज अपना दोस्त करार देते हुए उन्हें सच्चाई और चरित्र की कसौटी पर खरा उतरने की नसीहत दे डाली। अपने ही नेता जब पार्टी में बागी सुर अलाप रहे हों तो खलबली तो मचती है। बीजेपी में बेचैनी हुई या नहीं पता नहीं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विरोध तूल देने लायक नहीं। देखिए, मैं चिट्ठी पे किसी तरह की चिक नहीं करना चाहता। चिट्ठी इस तरह की लिखी जाती रही है, कुछ बाहर के लोग भी लिखते हैं, कुछ अंदर के लोग भी लिखते हैं, पार्टी को अपने अपने सुझाव देते रहे हैं, लेकिन पार्टी देश हित और जन सरोकार को सर्वोपरि मान करके अपने फैसले करती है। अब तक नितिन गडकरी को निशाने पर रखने वाले राम जेठमलानी की ताजा चिट्ठी उनके राजनीतिक दायरे को बढ़ाने जैसी लग रही है, क्योंकि अब उनके निशाने पर सिर्फ गडकरी ही नहीं बल्कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भी हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर विवाद आगे बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं, और विवाद की जड़ अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की चिट्ठी ही है। यशवंत सिन्हा, राम जेठमलानी और अब शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी में विरोधी चेहरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ये लिस्ट यूं ही लंबी होती गई तो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरती आ रही बीजेपी के लिए अपना कुनबा संभालना ही बड़ी चुनौती बन जाएगी। पटना से कुमार अभिषेक के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। शत्रुघ्न सिन्हा अपने साथ आडवाणी का नाम भी लेते हैं। यशवंत सिन्हा और जेठमलानी की मुखालफत पहले से ही चल रही है, तो क्या यह माना जाए कि गडकरी को अध्यक्ष पद से हटाने की इच्छा आडवाणी भी मन में रखते हैं? ये सवाल बीजेपी के लोग और बीजेपी के समर्थक जरूर आडवाणी से जानना चाहेंगे। इस बीच गुजरात चुनावों से पहले मुसलमानों को रिझाने में जुटे नरेंद्र मोदी के सामने मुसलमान नेताओं ने कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन मिलेगा बशर्ते उनकी शर्तें मान लें। और जो सबसे बड़ी शर्त नरेंद्र मोदी के सामने इन मुस्लिम संगठनों ने रखी है वो ये कि पहले तो मोदी को गुजरात दंगों के लिए उनसे माफी मांगनी होगी और फिर वो उनके बारे में वोट करने के बारे में पहल कर सकते हैं। एक दशक से जिनके जहन को नरेंद्र मोदी जख्म बनकर सताते रहे, उनकी रूह पर पसरी दर्द की वो नदी अब सिकुड़ रही है। नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात के मुसलमानों का मन बदल सकता है, लेकिन इसके लिए नरेंद्र मोदी को ज्यादा बदलना होगा। मुसलमानों की अगुवाई करने वाली 10 संस्थाओं की एक साझा समिति ने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले मोदी मुस्लिम वोटरों को रिझाने की खास कोशिश कर रहे हैं। इस समिति के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन ने कहा कि पूरे मुल्क के मुसलमान 2002 के भयावह दंगों को अब तक भूले नहीं हैं, लेकिन मोदी के लिए उनके ख्यालों की सख्ती थोड़ी कम हो सकती है, बशर्ते मोदी बदलें। यकीनन अगर वो सब माफी मांग ले और मुसलमानों में जो तबाही मची है उसको दूर करने का एक वादा करें तो उस सूरत में यकीनन मुसलमानों में कुछ फर्क तो आएगा। इस समिति ने चुनाव से पहले मोदी के सामने कुछ मांगे रखी हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के लिए माफी मांगे, दंगों के लिए सार्वजनिक रूप से दुख जताएं, अपनी पार्टी से 20 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दें, खासकर उन इलाकों में जहां वोट बैंक में उनकी भागीदारी 20% हो। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि जो भी मांगे रखी गई हैं जायज हैं, मोदी को विचार करना चाहिए, सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी जरूरी है। नरेंद्र मोदी को भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा और मुसलमानों को भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और रियलिस्टिक होके पॉलिटिक्स करनी होगी। मुसलमानों को भी अपने लिए एक नया रास्ता खोलना होगा। सियासत अपनी जगह है और सताए हुए लोगों की टीस अपनी जगह है। जिन्होंने दंगों को झेला है उनका दर्द 10 साल से ठहरा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मोदी को माफी नहीं दे सकते। हमको माफी मांगे कि हमारे मरे हुए लोग लाके दे सकते। किसी की माँ गई, किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई, माफी मांगना तो आसान है। तो मैं भी तुमसे झगड़ा कर सकती, तो फिर मैं तुमसे माफी मांग सकती। टिकट दे दे भी तो मुस्लिम को कोई लाभ नहीं, मुस्लिम को कोई लाभ नहीं हो। मोदी सरकार से तो बिल्कुल विश्वास है ही नहीं हमको। नरेंद्र मोदी ने ही कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर वो गुनहगार हैं तो उन्हें सूली पर लटका दिया जाए। चुनाव से पहले मोदी ने सियासी चाल चली है, लेकिन 1 साल पहले सद्भावना उपवास के दौरान शाही सैयद मेहदी हुसैन के तोहफे को ठुकरा कर उन्होंने मुसलमानों का दिल दोबारा तोड़ दिया था। अब मोदी के सामने बड़ा सवाल है, क्या
मोदी सितम की सियासत के इतिहास को भुलाकर बदलाव के वर्तमान में अपना भविष्य रचेंगे। अहमदाबाद से गोपी मनियार घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। लगातार 12 सालों से आपका पसंदीदा चैनल आज तक अब एक नई पहल करने जा रहा है। अब आपके लिए लेकर आ रहा है एजेंडा आज तक। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की तर्ज पर यह हिंदी जगत का महामंच होगा। दिल्ली में इस मंच पर 6 और 7 दिसंबर को इकट्ठे होंगे वो लोग जिन्होंने राजनीति, व्यापार, बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी की बुलंदियां हासिल की हैं। इनमें सुशील कुमार शिंदे, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, काजोल और इमरान खान जैसी हस्तियां शामिल हैं। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग ऑन करें www.agenda.aajtak.in पर, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है agenda@aajtak.com। 2G घोटाले के आकलन पर कैग की रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। दावा है कि कैग ने आकलन के जो फॉर्मूला आजमाया था उसकी खोज पीएससी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने की थी। 2G पर सीएजी की रिपोर्ट पहले कांग्रेस और यूपीए सरकार के जी का जंजाल बनी। अब इस पर होने वाले नए खुलासों ने पीएससी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को घेरे में ले लिया है। समीकरण उलट गया है। जो अब तक निशाने पर थे, उन्होंने कैग से लेकर पीएससी तक पर नैतिकता की बंदूक तान दी है। बड़ी बात जो उन्होंने हमारे समक्ष रखी है वो है संस्थाओं के कामकाज की, कि क्या हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो इस बात की इजाजत देती है कि अगर फील्ड ऑडिटर ये कहता है कि सांकेतिक घाटा 2645 करोड़ है, अगर 2001 से 2008 तक इंडेक्सेशन की जाए, उसके जो आला अधिकारी हैं या उसके जो ऊपर अधिकारी हैं वो उसको बढ़ाकर 1,76,000 करोड़ कर दें। कैग के रिटायर्ड अफसर आरपी सिंह के खुलासे के ठीक बाद एक अखबार दावा कर रहा है कि 2G घोटाले के आकलन के लिए जिस सूत्र को चुना गया था उसकी खोज पीएससी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने की थी। अखबार ने अपने हाथ लगे कागजातों के आधार पर यह रिपोर्ट छापी है कि ऑडिट करने वाली टीम को आकलन का मजबूत आधार नहीं मिल रहा था, जिसके बाद कैग के मुख्यालय से उन्हें जानकारी दी गई कि पीएससी के सदस्यों के मुताबिक घाटे का आकलन स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाने से सीधे जोड़कर किया जा सकता है। कैग के रिटायर्ड अफसर आरपी सिंह भी कह रहे हैं कि ऑडिट टीम को घाटे का आकलन कर लिए जाने की सूचना सीएजी की ओर से दे दी गई थी। ये मैंने एक नोट में देखा है कि जिसमें ये कहा गया है सीएजी के ऑफिशियल द्वारा, नोट में इंटरनल नोट है जो मिसेज रेखा गुप्ता को प्रेजेंट हुआ है, कि जैसे सीपीएससी के मेंबर ने सुझाव दिया कि इस फला फॉर्मूले को यूज करके लॉस निकाल दीजिए, हमने ये बात मान ली और लॉस निकाल दिए हैं। ये आपकी सूचना के लिए प्रस्तुत है। ये नोट मैंने देखा, वो अंग्रेजी में है। बीजेपी ने इस पूरी रिपोर्ट और आरपी सिंह के दावे को नकार दिया है। पार्टी का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद आरपी सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जग गई हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आरपी सिंह रिटायर होने के बाद राजनीति कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर समय समय पर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं ताकि संवैधानिक पद पर बैठे विनोद राय बदनाम हो। और मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि श्रीमती सोनिया गांधी ने भी ये उचित समझा कि उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर दी। ये रिपोर्ट पीएससी के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देती कि ऑडिट टीम की रजामंदी के बिना जो रिपोर्ट कैग ने पेश कर दी उसका विरोध पीएससी के कांग्रेसी सदस्यों ने क्यों नहीं किया। आज तक ब्यूरो।